मनोज बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस उलझन को कैसे सुलझाए, परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वो अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा बोझ ही थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में सो जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मनोज के बेटे आदित्य ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, मनोज की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? मनोज की पत्नी कामनी ने किचन में से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों की बेइज्जती कराती हो, कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सुमित्रा चुपचाप उठकर जीने का सहारा लेकर ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मनोज बाबू बाजू के कमरे से सब सुन रहे थे। उन्हें कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु मजबूर थे। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे, उनके तर्क भी उसे सही लगते थे। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वो चुपचाप हर दिन इसी तरह अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को मनोज की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया ये दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मनोज को सुनकर रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति सुमित्रा अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात चुपचाप सह लेती थी। मनोज बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की मजबूरी थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मनोज, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो बेटा, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां कोई है नहीं, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। फट से कामिनी ने कमान संभाली। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं भी तो कराएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सुमित्रा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मनोज जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, किंतु अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते ही वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा डॉक्टर रमेश, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जो मनोज बहुत छोटा था और उसके पिता जीवित, तब एक बार वो भारत आए थे और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार बेहद खुश था। चाचा जी भी आ गए और आते ही उन्होंने अपनी भाभी को पुकारा तो पता चला भाभी तो गांव में रह रही है। उन्हें बात समझने में जरा भी देर न लगी। वो गांव जाने लगे तो मनोज और कामनी को भी उनके साथ चलना पड़ा। दूसरे दिन सभी लोग गांव पहुंचे। देखा तो सुमित्रा को बहुत तेज बुखार था और वो पलंग पर असहाय सी पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सुमित्रा के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सुमित्रा की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा, तूने तो बड़ा नाम उजागर किया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमेश ने मनोज को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, मनोज का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सुमित्रा ने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप तो चुप ही रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर मनोज को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो ना, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा मनोज, तुझे तो शायद पता भी नहीं है, बचपन में जब तू 1 साल का था ना, तो छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई और रीढ़ की हड्डी में भी समस्या हो गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया है। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दशा कर डाली। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी।
डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। मनोज को तो काटो तो खून नहीं। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद मनोज को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दौड़ कर गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उसी घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। उसने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास से आंख मिलाए। दोस्तों, क्या यही तरीका है बुजुर्गों को अपने घर में रखने का? कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।